हेलो दोस्तों, सिलेबस की चर्चा जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में की गई है और इस वीडियो के पिछले वाला जो वीडियो है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखें। भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास जैसे कि मध्य प्रदेश जी के पहले भी सिलेबस में था, अभी भी सिलेबस में है, और भारत के इतिहास पहले भी सिलेबस में था और अभी भी सिलेबस में है। तो कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया, लेकिन फिर भी जो उन्होंने लिखा है उसको हम एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल से यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हड़प्पा सभ्यता से लेकर अगर हम आगे बढ़े कि वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसके आगे अगर हम बढ़े कि कैसे महाजनपद काल और उसके बाद मौर्य, फिर गुप्त और हर्षवर्धन का काल, और इन सभी कालों के बीच जो छोटे छोटे राजवंश जन्म ले रहे हैं और फल फूल रहे हैं, उनसे संबंधित घटनाएं, और इसके अंतर्गत जो धार्मिक आंदोलन हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें बहुत सारे नए धर्मों, नए संप्रदायों ने जन्म लिया, जिसमें से जैन और बौद्ध बहुत अधिक प्रचलित हुए, उनके बारे में चर्चा, और इन सभी कालों की विशेषताएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, और क्या क्या लिखा है, प्रशासनिक, यानी कि अगर किसी समय कोई महत्वपूर्ण शासक या कोई महत्वपूर्ण राजवंश जैसे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, चाहे वो हर्षवर्धन हो, उनकी प्रशासनिक संरचनाएं और उस समय का जो समाज है, उस समाज की स्थिति और उस समय जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था किस तरह से व्यापार पर टिकी हुई है, या पशुपालन पर है, या फिर कृषि पर है। तो हम बात कर रहे होंगे कि किस समय की अर्थव्यवस्था किस प्रवृत्ति के साथ है। तो कहने का तात्पर्य ये कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत हमें पढ़ना है पूरा। और उसके बाद लिखा हुआ है 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन। कहने का मतलब ये कि इस समय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का काल। हालांकि धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी हुए, जब जैन और बौद्धों की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद मध्यकाल में भी यह आंदोलन हुए, जब तुलसीदास, कबीरदास, इन सब की हम बात करते हैं, और इस समय भी यह आंदोलन हो रहे हैं। हालांकि स्पेसिफाई किया गया है कि हमें इस आंदोलन को, यानी कि इस समय के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को विशेष तौर पर पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा आपको कि अगर केवल इसी आंदोलन के बारे में चर्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही आंदोलन पढ़ना है। ये आंदोलन किस समय का है? 19वीं-20वीं शताब्दी का, यानी कि राजा राममोहन राय एंड कंपनी, यानी कि राजा राममोहन राय के साथ और भी कई सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में शामिल रहे लोग, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, और चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं। तो इस धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन को तो हमें पढ़ना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखा है तो केवल यही, जो कबीरदास, तुलसीदास के समय, सूरदास के समय जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहा है उसे भी पढ़ना है। प्राचीन काल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में जो सुधार आंदोलन हो रहे हैं उन्हें भी पढ़ना है। तो कहने का मतलब यह है कि सिलेबस को तो हम कवर करेंगे ही, साथ ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी कवर करेंगे। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन अलग अलग क्यों लिखे गए हैं?
इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता संघर्ष तो अब संघर्ष है ही पूरा, शुरू से लेकर आखिरी तक, कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष देखने को मिल रहा है शुरू से अंतिम बिंदु तक। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, उसके बारे में ही बात है यहाँ पर। तो वो 1885 से शुरू करके 1947 तक। तो हम यहाँ पर पूरे विद्रोहों के बारे में बात कर रहे होंगे, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो, चाहे वो आदिवासी विद्रोह हो, चाहे वो कृषक विद्रोह हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे 1885 से लेकर 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। चाहे वो उदारवादी चरण हो जो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा हो, चाहे वो उग्रवादी चरण हो, चाहे वो जो कि बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा हो, चाहे वो गांधीवादी चरण हो जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। और जब 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद का भी टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण से तात्पर्य रियासतों के एकीकरण से है, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क एक व्यक्ति जिसने जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि भारत के एकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो स्वतंत्रता के पहले बहुत सारी रियासतें शामिल हो गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो 3 रियासतें बची हुई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों रियासतों को किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में एकीकृत किया, उसकी कहानी भी हम पढ़ रहे होंगे। और उसके पश्चात पुनर्गठन का मतलब है राज्यों के पुनर्गठन से। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके अंतर्गत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ रहे हैं। उसी समय हमारा मध्य प्रदेश भी वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है, हालांकि वर्तमान स्वरूप तो और भिन्न हो गया है, लेकिन फिर भी 1956 में मध्य प्रदेश भी अस्तित्व में आ रहा है। तो ये सभी घटनाक्रम, ये सभी विशेषताएं, ये सभी बातें हम अपने तैयारी के दौरान पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ और बदला नहीं है, बस चीजों को स्पेसिफाई किया गया है कि आपको एकीकरण भी पढ़ना है और पुनर्गठन भी पढ़ना है। तो इस तरह से चीजें स्पेसिफाई की गई हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो बातें इसमें छूट गई हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसे नहीं पढ़ना है, वो महत्वपूर्ण है तो उन्हें पढ़ना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कहीं भी जिक्र ये नहीं है कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ और कैसे यूरोपीय कंपनियां, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, आपस में संघर्षरत हुई, उनके बीच बहुत सारे युद्ध हुए। उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हुई, उसके बाद उन्होंने भारत का विलय एवं विस्तार किया और यहाँ पर बहुत सारी नीतियां लागू की, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो, सैनिक नीति हो, न्यायिक हो, आर्थिक हो, उन सब बारे में तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां मैं उसे फिट कर दूं कि इसके अंतर्गत ये चीज शामिल हो जाएगी कि यूरोपियों का आगमन यहाँ पर शामिल कर दो, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को यहाँ पर शामिल कर दो, चाहे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में रेलवे का विकास हो, चाहे वो कृषि का वाणिज्यीकरण हो, और चाहे हो धन का बहिर्गमन। ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उनको छोड़कर इतिहास पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में जो लिख दिया है उतना ही नहीं पढ़ना है, हम महत्वपूर्ण बातों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक।